Amoxicillin. Amoxicillin is a broad spectrum penicillin which is an antibacterial agent और antibacterial में भी ये bactericidal है. ये करेगी क्या? It is going to interfere with the cell wall synthesis of the dividing bacteria. तो अगर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस की बात करें तो सेल वॉल सिंथेसिस में दो प्रोसेसेस हैं. सबसे पहले पॉलीमराइजेशन और दूसरा प्रोसेस क्रॉस लिंकेज का. जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के एंजाइम जिन्हें हम ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस कहते हैं वो कैरी आउट करते हैं और क्रॉस लिंकेज का प्रोसेस ट्रांस पेप्टिडेजेस कैरी आउट करते हैं. सो अगर इन दोनों प्रोसेसेस में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाइए और जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सो जो चीज़ ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस को इनहिबिट करेगी दिस इज गोइंग टू बी वैंकोमाइसिन, और जो चीज़ ट्रांसपेप्टिडेजेस को इनहिबिट करेगी दे आर बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी. सो अगर आप बैक्टीरिया के सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड होगा और इसके साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच है. एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के साथ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच है. फॉर एग्जांपल एल एलानिन, देन वी हैव डी ग्लूटामेट, उसके बाद एल लाइसिन, and then we have D-alanine and again D-alanine. अब जो L-lysine है इसके साथ 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं. बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर की तरह हमारे पास एक और सेम स्ट्रक्चर भी है. इस स्ट्रक्चर में भी एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच है. देन वी हैव L-alanine, D-glutamate, then L-lysine, then D-alanine and again D-alanine और L-lysine के साथ again 5 जो है वो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स अटैच है. अब जो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस होती है उन्होंने क्या करा होता है पॉलीमराइजेशन, और जो पॉलीमराइजेशन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड बनने में जो चीज़ रिलीज होगी दैट इज LCP विच इज़ अ लिपिड कैरियर बैक्टोप्रिनोल. सो इस प्रोसेस को जो चीज़ इनहिबिट करेगी दैट इज वैंकोमाइसिन. और अगर क्रॉस लिंकेज की बात करें तो क्रॉस लिंकेज जो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है और जो लाइसिन का मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. दिस इज क्रॉस लिंकेज, और क्रॉस लिंकेज जो करवाएंगे वो ट्रांस पेप्टिडेज होंगे. अब जो बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स होंगी वो इस बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगी. सो अगर बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स की बात करें, ये वो एंटीबायोटिक्स है जिनके अंदर बीटा लैक्टेम का रिंग होता है और ये क्रॉस लिंकेज को प्रिवेंट करती हैं. अब बैक्टीरिया में भी कुछ एंजाइम्स है जिन्हें हम कहते हैं बीटा लैक्टिमेजेस. ये बीटा लैक्टिमेजेस क्या करते हैं, इन बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स के एक्शन को रेजिस्ट करते हैं. सो इस बीटा कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स के साथ साथ हम कुछ और ड्रग्स देंगे जो कि इन बीटा लैक्टिमेजेस को रेजिस्ट करेंगी ताकि हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सही तरह काम कर सकें. स्पेसिफिकली अमॉक्सिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसने जाकर ब्लॉक करना है ट्रांस पेप्टिडेजेस एंजाइम्स को जिन्होंने नॉर्मली क्रॉस लिंकिंग करानी थी पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल के अंदर. सो जब क्रॉस लिंकिंग सही तरह से नहीं होगी तो जो सेल वॉल की सिंथेसिस है वो भी फॉल्टी होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस ड्रग का बैक्टीरियासिडल एक्शन मिल रहा है. सो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो अमॉक्सिसिलिन IM भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं और स्लो IV इन्फ्यूजन की फॉर्म में भी दे सकते हैं. इट पासेस इनटू ऑल बॉडी फ्लूइड्स. इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन विच इज ब्लॉक्ड बाय द प्रोपैन एसिड विच इज अ यूरिकोसूरिक एजेंट. इसके अलावा एम्पेसिलिन जो है वो IV देंगे. अमॉक्सिसिलिन इज इनएक्टिवेटेड by the bacterial beta lactamases. That's why it is usually given with clavulanic acid which inhibits these beta lactamases. क्लिनिकल यूज़ में बात करें तो अमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट में. इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल, गोनोकोकल, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस में, एंथ्रैक्स, डिप्थेरिया, गैस गैंग्रीन की ट्रीटमेंट में, एंड इट इज़ गिवन विद क्लावुलानिक एसिड विच इनहिबिट्स द बीटा लैक्टिमेजेस ऑफ द बैक्टीरिया. इसके अलावा अमॉक्सिसिलिन इज ineffective against staphylococcus and it is also ineffective against streptococcus. अब staphylococcus में होता क्या है कि इनके पास बीटा लैक्टिमेजेस हैं और streptococcus में क्या होता है कि जो बीटा लैक्टेम रिंग है हमारी अमॉक्सिसिलिन का वो सही तरह से बाइंड ही नहीं कर सकता क्योंकि जो streptococcus में ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स हैं वो थोड़े से म्यूटेटेड हैं. टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में बात करें तो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल रैशेस, अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, फीवर, आर्थ्रैल्जिया, एनाफाइलैक्सिस वगैरह. इसके अलावा GIT डिस्टर्बेंस और रेयरली कोलाइटिस के भी चांसेस हैं.
अगर सारी एंटीबायोटिक्स को समराइज करें जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल से रिलेटेड है तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है पेनिसिलिन्स का, सेकंड ग्रुप है सेफलोस्पोरिन्स का, थर्ड ग्रुप है बीटा लैक्टेम्स का which are other than penicillins जिसमें मोनोबैक्टाम और कार्बापेनम्स आ सकते हैं, एंड देन वी हैव सम मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स जिसमें ग्लाइकोपेप्टाइड्स आ सकते हैं, पेप्टाइड्स आ सकते हैं, लाइपोपेप्टाइड्स आ सकते हैं और एंटी मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं। सो अगर सबसे पहले पेनिसिलिन्स की बात करें तो पेनिसिलिन्स हमारे पास वेरी नैरो, नैरो और वाइड स्पेक्ट्रम में है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसके पास एंजाइम होता है पेनिसिलिनेज। ये पेनिसिलिनेज क्या करता है कि जो कि पेनिसिलिन्स हैं इन्हें रेजिस्ट करता है। सो कुछ पेनिसिलिन्स हैं विच आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट और कुछ पेनिसिलिन्स हैं जो कि पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल हैं। तो अगर सारी पेनिसिलिन्स को देखें तो उसमें सबसे पहले वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स आती है जिसमें मैथासिलिन, नेफासिलिन, ऑक्सासिलिन, दीज आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। उसके अलावा कुछ नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज है जिसमें पेनिसिलिन जी, जिसे बेंजाइल पेनिसिलिन्स, और पेनिसिलिन वी, ये दोनों जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं। दीज आर पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल पेनिसिलिन्स। उसके अलावा कुछ वाइड रेंज पेनिसिलिन्स है, उसमें एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, पाइपरसिलिन और टाइग्रासिलिन आते हैं। दीज आर पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल पेनिसिलिन्स। उसके अलावा कुछ सेफलोस्पोरिन्स आती हैं। तो अगर सेफलोस्पोरिन्स को देखें तो इसकी जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो नैरो स्पेक्ट्रम के साथ है, बाकी जितनी जनरेशन है वो वाइड स्पेक्ट्रम के साथ है। सो अगर फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें विच आर विद अ नैरो स्पेक्ट्रम तो उसमें सेफाजोलिन और सेफालेक्सिन है। अगर सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें तो उसमें सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्सिम, सेफ्रोजिल्स, सेफॉक्सिटिन, सेफोटीटन और सेफामेंडोल आएंगी। दीज आर सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स विद अ वाइडर स्पेक्ट्रम। उसके अलावा थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें तो उसमें आ सकती हैं सेफ्टेजिडाइन, सेफोपैराजोन, सेफोटैक्सीम, सेफिक्सीम, सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफ्टाइजोक्साइम, सेफपोडोक्साइम, सेफडाइनियर, सेफडाइटोरेन, पाइवॉक्सिटिल, उसके बाद सेफ्टिब्यूटिन। दीज आर थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन विद द वाइड स्पेक्ट्रम। उसके अलावा जो फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन है उसमें सेफिपाइम और सेफ्टेरोलिन आएंगी। दीज टू ड्रग्स हैव आल्सो वाइड स्पेक्ट्रम। इसके अलावा अगर कुछ और एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हमारे पास एक क्लास है विच इज़ बीटा लैक्टेम कंटेनिंग अदर एंटीबायोटिक्स। सो ये बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग में मोनोबैक्टम भी हो सकते हैं और कार्बा पैनम्स भी हो सकती हैं। सो अगर मोनोबैक्टम्स की बात करें तो उसमें एस्टियोनाम आएगा, और अगर बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग कार्बापेनम्स की बात करें तो उसमें एमीपैनम, डोरीपैनम, अल्ट्रापैनम और मीरोपैनम आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ और मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स हैं। सो मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स में जो पहला ग्रुप है वो ग्लाइकोपेप्टाइड्स का है जिसमें वैंकोमाइसिन, टिकोप्लानिन, टेल्वावेंसिन, डाल्बावेंसिन और ओरिटावेंसिन आ सकती हैं। ये सारी ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं। सो ग्लाइकोपेप्टाइड्स के बाद जो दूसरा ग्रुप है उसमें बेसिट्रेसिन आएगा, दिस इज ओनली अ पेप्टाइड। उसके बाद तीसरा ग्रुप है जिसे हम कहेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स इनहिबिटर्स जिसमें फॉस्फोमाइसिन और साइक्लोसिडीन आएगी, दीज आर एंटी मेटाबोलाइट इनहिबिटर्स। उसके अलावा एक और फाइनल ग्रुप है जिसे हम कहेंगे लाइपोपेप्टाइड और उसमें डेप्टोमाइसिन आएगी। सो डेप्टोमाइसिन इज अ लाइपोपेप्टाइड।